हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री मैम शालिनी मैम। वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। जिन बच्चों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एंड में इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी, डू सेंड मी योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे और साथ में जॉन डेंटल की थियोरी पढ़ी थी। कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स एंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड सच एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एटम। बेसिकली एटम क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हालांकि आप ये फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बट एटम को हम सिंप्लीफाइड वे में ये कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा वो पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट है जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अब एटम जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट सी इट विद द नेक्ड आइज। देयर इज अ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी, इट इज आस्क्ड कि हम नेक्ड आई से क्यों नहीं देख सकते। अब नेक्ड आई से तो वही चीज़ देखेंगे ना जो हमारे को दिखाई देगी, तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि दे आर नॉट विजिबल विद आवर नेक्ड आइज। नाउ साइज ऑफ द एटम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। जो एटम का साइज होता है हम उसे मेजर करते हैं नैनोमीटर्स के अंदर। ओके, अब नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, इसके बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर्स। तो अगर हम इसे रिवर्स कर देते हैं, 1 मीटर किसके बराबर हुआ, 10⁻9 नैनोमीटर्स। और नैनोमीटर्स का सिंबल जो होता है दैट इज nm, स्मॉल n और m। देन अब एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ये दिक्कत आई साइंटिस्ट के सामने कि भाई ठीक है एटम है, अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनके एटम हैं, अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ऑक्सीजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का है। ठीक है, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने वर्क करना शुरू किया। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन थे जिन्होंने डाल्टन थियरी दी थी। उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये जो आप स्क्रीन पे सिंबल देख रहे हैं, दीज वर प्रपोज बाय जॉन डाल्टन। एक्चुअली बिगिनिंग में उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम उनको सिंबल्स को डायग्रामेटिकल वे में, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल शेप होती है, तो स्फेरिकल शेप के अंदर हर सिंबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से ये सिंबल्स, कुछ हैं आप एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं इसके अंदर, तो आप इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं अपने नोट्स। जब आप कॉपी करें यहाँ से तो प्लीज़ इनको ड्रॉ कर सकते हैं आप, पॉज करके वीडियो को, साथ में आप उसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने उसे डायग्रामेटिकल वे में एटम्स के जो सिंबल्स थे वो रिप्रेजेंट किए। उन्होंने सोचा कि आसान होगा इससे समझना कि ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिंबल जो थे वो सिमिलर से लग रहे थे। अब कहाँ तक हम डायग्राम्स याद कर सकते हैं कि वो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो अब आपको मैं ये बोलूँ कि आप एप्पल बताइए कौन सा है, ऑरेंज बताइए कौन सा है, तो मैंगो बताइए कौन सा है। अब ऑब्वियसली आप कलर से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि खाली कलर से बता दो कि येलो है, ये है। ठीक है, बट एप्पल को देखते ही आपको एकदम से दिमाग में क्या आता है, रेड कलर। ठीक है, ऐसे ही। और ऑरेंज को दिमाग में देखते ही ध्यान में रहता है कि हाँ वो ऑरेंजिश येलोइश कलर का एक फ्रूट है। तो अब कुछ दो कलर आपस में रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम से उनको नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए जो था जे बर्जीलियस वॉज अनदर साइंटिस्ट। तो उन्होंने हम जो सिंबल स्टडी करते हैं, ठीक है, उनसे रिप्रेजेंट किया। उन्होंने मॉडर्न सिंबल्स दिए। तो द केमिस्ट वॉज जे बर्जीलियस। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स तो जो उनके डिस्कवरर्स थे उनके नाम पे रखे गए। ठीक है, बट कुछ एलिमेंट्स जो थे वो उन्होंने कैसे उनके सिंबल्स रिप्रेजेंट करे कि जो भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का लेते हैं, मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको दे दिए हैं कुछ सिंबल्स कुछ एलिमेंट्स के, ताकि आप इन्हें
लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक, ये सिंबल्स आपको लर्न करने होंगे, अदरवाइज आप आगे मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सिंबल्स की लिस्ट बना दी है मैंने, तो मैं आपको कुछ सिंबल्स लिखने के तरीके बता रही हूँ यहाँ पर। तो अब जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स की तो इनिशियल यूज़ किए गए एल्यूमिनियम, और जिनके अंदर दो अल्फ़ाबेट्स आते थे, तो उसके लिए क्या होता था कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखना हमेशा और सेकंड अल्फ़ाबेट स्मॉल में। पर अगर किसी के सिंबल में एक ही अल्फ़ाबेट है तो उसे हम कैपिटल में लिखेंगे। अब जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को कैसे रिप्रेजेंट किया, इनिशियल लिया कैपिटल ए और एल जो था वो स्मॉल लिया गया, ठीक है। ऐसे कार्बन है, मैं कुछ कॉमन सिंबल्स बता रही हूँ आपको कैसे। तो अब इसके अंदर इसका इनिशियल खाली सी है, कैपिटल सी, हम स्मॉल नहीं बनाएंगे कभी भी, ठीक है। तो फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा। ऐसे ही क्लोरीन है, इसका सिंबल है सी एल, सी कैपिटल एल स्मॉल, ठीक है। ऐसे ही सोडियम है, नेट्रियम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो कैपिटल एन स्मॉल, ठीक है। आयरन है, फेरम के नाम से इसको लिया गया है, तो एफ ई कैपिटल एफ स्मॉल ई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं, क्लोरीन, कार्बन, ठीक है। ऐसे हम मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स देती हूँ। मैग्नीशियम है, तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल एम, सेकेंड। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप आगे फॉर्मूला फ्रेमिंग, मैंने यहाँ पर लिस्ट आपको दे दी है कुछ सिंबल्स की, इंपॉर्टेंट सिंबल्स की, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब जैसे आयोडीन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई ओनली। हाइड्रोजन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच ओनली। सो दीज आर इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो आपको लर्न होने चाहिए। ब्रोमीन है, कैपिटल बी। तो जिनके अंदर दो अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो फर्स्ट हमेशा कैपिटल एंड सेकेंड वन स्मॉल, और जिनके अंदर एक सिंगल अल्फाबेट है तो वो हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट होगा, जैसे आई एच, ठीक है, इस तरीके से। तो दीज आर द वे ऑफ राइटिंग द एटॉमिक सिंबल्स। तो ये लिस्ट आप अपने पास नोट करके रखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, एटम्स क्या होते हैं, उनके सिंबल्स कैसे हैं, मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है, और कैसे लिखे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है एटॉमिक मास। एटम्स के सिंबल की बात हो गई, एटम क्या होता है ये पता चल गया। अब एक एटम के मास को कैसे मेजर किया जाए। अब एटम इज सच अ स्मॉल पार्टिकल कि हम उसके एक एटम को वे तो नहीं कर सकते, उसका मास तो नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए क्या एक साइंटिस्ट ने सोचा कि हम उसके लिए क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एटम एलिमेंट लेते हैं और एलिमेंट के एक कुछ एटम्स का हम एक कंसोलिडेटेड मास निकालकर फिर हम उसके बाद उसका इंडिविजुअल मास निकालते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया गया कि एलिमेंट कौन सा लेना चाहिए हमारे को। तो पहले डिसाइड किया गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबके ऊपर वर्क किया गया। फिर अल्टीमेटली जो डिसीजन निकल कर आया वो निकल कर आया कार्बन के ऊपर। अब कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। तो अब कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, 12, 13, 14। अब उसमें भी कौन सा लिया जाए, क्योंकि कार्बन 12 आइसोटॉप जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कंसिडर किया कि उसी को हम अपना बेस बनाते हैं। तो अब मैं एक बेसिक चीज़ बताती हूँ। एटॉमिक मास जो होता है बेसिकली उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, रिलेट करना किसी चीज़ से। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास जो था वो रिलेट किया गया, ठीक है। अब आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जाते हो, ठीक है, तो आप वे करके ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 kg 2 kg, तो उसको एक साइड पे जो शॉपकीपर होता है वो जैसे 1 kg का मास रखता है, दूसरी साइड पे आप जो भी ले रहे हो वो उसके अंदर वेइंग बैलेंस के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो उसे भी किससे रिलेट किया जाता है, एक वेट से रिलेट किया जाता है। उसी से तो रिलेट करके आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। एक ऑलरेडी 1 वेट इज देयर, मास इज देयर, एंड उससे आप वे करके आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे एटम्स के केस में भी हुआ कि एटॉमिक मास को हम कैसे करें, किससे रिलेट करें। भाई हर एक का अलग अलग होगा, सारे एटम्स का मास तो सेम नहीं हो सकता। ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में हमें पता चल गया था, ठीक है। तो अब उनको किससे रिलेट करें और कैसे रिलेट करें, इसके लिए कार्बन 12 एटम को कंसिडर किया गया, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप के एटम को कंसिडर किया गया। तो
इसलिए हम इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, उससे रिलेट किया गया। तो अब जितने भी एटम्स का जो एटॉमिक मास निकल कर आया, रिलेट करके आया, वो हमने किससे रिलेट करा हुआ है, किससे हमने करा है, दैट इज कार्बन एटम से, ठीक है। और कार्बन एटम भी कौन सा वाला, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम से। तो अब आते हैं, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। नाउ एटॉमिक मास यूनिट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से और स्मॉल u से, जिसे यूनिफाइड मास भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। उसे हमने अपना एक वेट, कहते हैं ना, एक वेट लिया गया और उसी से सारे एटम को कंपेयर करके उनका मास निकाला गया। अब कैसे, सपोजिंगली दिस इज कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम है, दिस इज वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। हमने इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमने इसे 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसका इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पर शायद हो सकता है इक्वल नहीं भी आए हो, तो इसको इग्नोर करिएगा। तो हमने 12 पार्ट में एक एटम को हमने डिवाइड कर दिया। अब एक एटम का जो मास निकल कर आया, 1/12 का जो मास निकल कर आया, एक एटम के 1/12 पार्ट का, क्योंकि ये 12 पार्ट्स है, ठीक है। तो इन 12 1/12, यानी हमने इसे 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस एटम को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसके जो 1 पार्ट का मास निकल कर आया, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और इसी के एक पार्ट से हमने सभी को कंपेयर किया। सभी एटम का जो मास निकाला जाता है, जो कैलकुलेट किया जाता है, वो इसके एक एटम के 1/12 पार्ट से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12, यानी कि हम इनसे 12 टाइम्स कंबाइन करेंगे तो इट्स एटॉमिक मास बिकम 12, ठीक है। सो एटॉमिक मास यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU और स्मॉल u, which is also called unified mass. The mass equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 is called 1 atomic mass unit. तो 1/12 of the mass of an atom, जो मास इक्वल होता है 1/12 मास के कार्बन 12 के, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर हुआ, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम को हमने 12 से डिवाइड किया, दिस इज 1 कार्बन एटम, इसे हमने 12 से डिवाइड किया, कि 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। अब एक पार्ट निकल कर आ गया। अब एक कार्बन एटम का मास क्या होता है, वो कैलकुलेट होता है एटम का मास, तो 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। ये कैलकुलेटेड था, इसे हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया ये। तो यानी कि इसी को अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हम देखे जाएं तो इसके 1/12 पार्ट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो आप ये चीज़ समझ गए कि हमने कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम लिया, उसे 12 पार्ट्स में डिवाइड किया और 1 पार्ट का जो मास था दैट इज कंपेयर्ड विद अदर एटम्स, और इसी के मास को कंपेयर किया गया दूसरे एटम के मास से। आई होप यू शुड हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब हमने इससे रिलेट किया, ठीक है। तो दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी बेसिकली क्या होता है कि दैट इज द मास इक्वल टू 1/12, जो रिलेट करते हैं हम इससे, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को हम रिलेटिव जब हम इसे किसी एटम के साथ रिलेट करते हैं देन इट बिकम्स रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास भी मैंने अभी आपको बता दिया। तो एवरेज, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एवरेज निकाला जाता है, एवरेज डिवाइडेड बाय कार्बन का मास डिवाइडेड बाय 12 पार्ट, ठीक है। सो अब अगर हम इस रिलेटिव एटॉमिक मास को हम ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज कैलकुलेटेड इन ग्राम्स, यूनिट हो जाएगा ग्राम्स। रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, नो यूनिट, ठीक है। So if it is calculated in gram atomic mass of an element then it is taken as gram,
ठीक है। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मासेस बता रही हूँ, क्योंकि उसी से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, दीज आर द एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। ये आपको लर्न होने चाहिए। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में गिवन भी होते हैं। मॉलिक्यूलर मास जब आप कैलकुलेट करना सीखेंगे तो इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होगी, बट कभी कभी नहीं गिवन होती। तो दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स जिनके आपको एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मास को हम यूनिफाइड मास इसका यूनिट होता है, तो आजकल हम इसे यू से कंसिडर करते हैं। तो आप AMU भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास आ जाए तो ग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन डिफरेंटली पूछा जाता है, तो यूनिट आप इनमें से कोई भी दे सकते हो। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1, यानी कि अगर हम कार्बन को 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके 1 पार्ट का जो मास होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन। कार्बन का 12, क्योंकि 12 टाइम्स हम उसे कंबाइन करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उसके 1 पार्ट को, कार्बन के एक एटम के को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके 1 पार्ट से उसको हमने कंपेयर किया। नाइट्रोजन 14, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, कैल्शियम 40। सो दीज आर द एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और ये आपको लर्न होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको आते हैं हायर एटॉमिक मासेस आते हैं, कोई और एलिमेंट आता है, तो वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, बट इतने आप लर्न कर लीजिएगा। तो प्लीज़ नोट दीज एटॉमिक मासेस इन योर नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के एटम के बारे में हमने अभी पढ़ा कि स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं और सिमिलर टाइप के भी एटम्स हो सकते हैं। इसी के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अ मॉलिक्यूल में कंटेन 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, डिपेंडिंग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था जब हमने मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस किया था, ठीक है। ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। देयर इज सम बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ कि सेम टाइप के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बहुत सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट बता रही हूं मैं आपको। अगर ये इट कंटेन 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट के हैं, ठीक है। अगर 2 या उससे ज्यादा एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, देन इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सेम एलिमेंट है तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O3, CO2, ठीक है। नाइट्रोजन, H2, O3, ठीक है। और आपका क्लोरीन Cl2, ठीक है। तो दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि क्या नाइट्रोजन की, दोनों नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के ही होंगे, दोनों हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के होंगे। ओजोन के अंदर O3 है, यानी कि तीनों ऑक्सीजन के एटम है। तो 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट होना चाहिए, देन इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अब ये 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप। इसके अंदर 2 या उससे ज्यादा एटम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप। फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब वाटर के अंदर आप देख रहे हो 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं इसे डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन। अब टोटल कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं, ठीक है। 2 है हाइड्रोजन की और 1 इज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप के एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अमोनिया 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। सो दिस इज हाउ द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज, आप उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप के एटम, कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप के एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स के हो गए। ऐसे अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, कार्बन, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4 हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। तो डिफरेंट टाइप के एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एटॉमिसिटी। ये टर्म्स आपसे पूछ लिया जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इज नोन एज द एटॉमिसिटी।
चाहे वो मॉलिक्यूल हो एलिमेंट का, चाहे वो मॉलिक्यूल हो कंपाउंड का। फिर से बोल रही हूं, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कंपाउंड और एन आयन, उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है, और या फिर किसी आयन के अंदर। अब ये एटॉमिसिटी हम इस तरीके से करते हैं, मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स वन, जिसके अंदर खाली एक एटम होता है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, मोनो एटॉमिक कहलाते हैं इसीलिए। आर्गन है, जिनॉन है, दीज आर इनर्ट गैसेज, इनके अंदर एक ही एटम होता है, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक। डायटॉमिक कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, जैसे कि H2, O2, N2, Cl2, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड HCl, कंपाउंड हो गया ना, डिफरेंट एटम्स हो गए इसके अंदर, डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, तो HCl, ठीक है ना, तो ये दो एटम्स हो गए, NaCl दो एटम हो गए, ठीक है। देन ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक तीन, O3 ऑक्सीजन के तीन हो गए, CO2 एक कार्बन दो ऑक्सीजन, ठीक है, तीन हो गए, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, तीन हो गए। तो इस तरीके से दे बिकम्स ट्राइएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक मीन्स फोर, तो P4 H2O2 ए दो हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन के, फोर हो गए, ठीक है। पॉलीएटॉमिक, मोर देन फोर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज आयन। आयन बेसिकली क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल विच हैज़ ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है और या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, उसे हम आयन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आयन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैटायन एंड अनदर इज एनायन, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनायंस। सो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जब एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तब हम उन्हें कहते हैं आयन। सिंपलेस्ट थिंग, व्हेन एटम्स गेट चार्ज्ड। अब वो चार्ज कैसे आता है, कोई जादू तो होता नहीं है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आता है, आपको अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप डिटेल में इसके स्ट्रक्चर समझेंगे एटम का, बट थोड़ा सा बेसिक आपको मैं बता देती हूँ ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। देखिए, एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल। जैसे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है और चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, वैसे ही एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, देयर इज नो चार्ज ऑन द न्यूट्रल। तो इसकी वजह से न्यूक्लियस हमारा जो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, बट इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना सोलर सिस्टम में, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, और ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन अ न्यूट्रल एटम, इसलिए एटम को हम न्यूट्रल कहते हैं। बट जैसे ही इसमें से ये नेगेटिव चार्ज कम होने लग जाता है, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होते हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, देखिए प्रोटॉन्स यहाँ से रिमूव नहीं हो सकते बिकॉज प्रोटॉन्स आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक फोर्स होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में, हालांकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, दैट इज अनदर थिंग, तो दे आर हेल्ड स्ट्रांगली इनसाइड द न्यूक्लियस। तो उस जो फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नोन ऑन द यूनिवर्स। तो अब ये जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये या तो ऐड ऑन होंगे या रिमूव होंगे, यानी गेन किए जाएंगे या लूज किए जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ, जब ये लूज होते हैं तब हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड इट बिकम्स कैटायन। और जब ये गेन करते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड दे बिकम एनायन। तो व्हेन गेन इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको कहोगे नहीं क्या जरूरत पड़ी है लूज करने की या गेन करने की, जब कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है तो कैसे होती है। अब कंपाउंड आउटरमोस्ट शेल में इन्हें कुछ 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। दैट रूल वी विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट अभी थोड़ा सा बेसिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आयंस थोड़े से क्लियर हो जाएं। तो
इन्हें अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना होता है, तो उसके लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है शेयर करने का, बट जब शेयर करते हैं तब आयंस नहीं बनते हैं, ठीक है। आयंस कब बनेंगे? ईदर दे विल लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम लूज करेगा या गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आप किसी को दान करते हो कुछ, ठीक है, तो पुण्य चढ़ता है ना, तो पॉजिटिविटी आती है इनके ऊपर, ठीक है। बट व्हेन दे टेक समथिंग तो उधार चढ़ता है किसी के ऊपर, तो इनके ऊपर नेगेटिविटी आती है। सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनायंस एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड केटायंस, ओके। सो अब ये चार्ज आता है क्योंकि इन्हें अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना होता है। देन द नेक्स्ट टर्म्स कम्स वैलेंसी। ये वैलेंसी टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, वैलेंसी टेबल यहाँ पर स्क्रीन पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उनकी वैलेंसीज हैं, आयंस की वैलेंसीज हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, जो आपको आगे फॉर्मूला फ्रेमिंग में काम में आएगी, ठीक है। तो आप ये टेबल नोट कर लीजिएगा, जो बुक है आपके इसके साथ जब ये, तो उसमें भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसमें ये जो क्लास में बुक आ रही है तो आप उसमें भी ये देख सकते हैं, ये वाला टेबल। तो वैलेंसीज आपको लर्न होनी चाहिए। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मैंने बोला ये कंबाइन करते हैं तभी आयंस बनाते हैं। अब वैलेंसी इज द कंबाइनिंग, जब भी कंबाइन करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम के जो होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन। हम ऐसे रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो 1+ का चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, इसके ऊपर +1 का चार्ज। ऐसे मैग्नीशियम है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके ऊपर 2+ का चार्ज आ जाता है। सो दिस इज एटम एंड दिस इज आयन। आयन भी कौन सा? कैटायन, ठीक है। अब जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू क्लोरीन एटम, क्लोरीन आयन, सॉरी। सो दिस इज आयन एंड दिस इज एटम। तो इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज है, मीन्स इट इज हैविंग नेगेटिव वैलेंसी ऑफ 1, इट इज हैविंग पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ 1, इट इज हैविंग पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ 2, ठीक है। तो ये तो हो गए मोनो एटॉमिक आयन। अब बहुत सारे पॉली एटॉमिक आयन भी होते हैं, जैसे PO4, ठीक है, ये एक स्पीशीज हो गया, इसके ऊपर 3- का चार्ज है। तो अब इसमें बहुत 5 एटम्स हैं। एटॉमिसिटी हमने अभी पीछे करी है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ स्पीशीज। तो अब इसके अंदर 1 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट एंड 4 ऑक्सीजन, 5 एटम्स हो गए। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 5। चार्ज एटॉमिसिटी में काउंट नहीं होगा, चार्ज इज अ वैलेंसी, ठीक है। सो वैलेंसी बेसिकली है क्या? किसी भी एटम को कंबाइन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं, गेन करने पड़ते हैं या शेयर करने पड़ते हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। तो ये वैलेंसी टेबल है, ये आपको लर्न होना चाहिए और आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करने में। तो फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स लॉस, गेन और शेयर्ड बाय एन एटम एंड दैट इज इक्वलेंट टू द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। सो दीज आर द वैलेंसीज। तो ये वैलेंसी टेबल है यहाँ पर, ये आप लर्न करिएगा। तो ये इसके ऊपर वैलेंसीज दी हुई है, ठीक है। तो जितना चार्ज होता है वो उसकी वैलेंसी है। तो इसकी हो गई +2, +1, -1, -3। सो दिस इज इक्वलेंट टू वैलेंसी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वैलेंसी का और आयन का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला डिराइव करना ज़रूर आता है एग्जामिनेशन के अंदर, और इसके लिए आपको 2 चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1 सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स जो हमने पीछे करे हैं, एंड नंबर 2 वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो वैलेंसी और सिंबल्स के बिना आप केमिकल फॉर्मूला नहीं फ्रेम कर पाएंगे। तो फ्रेम करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। इट इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। ये होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और कितने एटम्स उसके प्रेजेंट है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उसको हम जब सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल फॉर्मूला।
ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला फ्रेम करना होता है आपको, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको है, आपको उन एलिमेंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है उनके सिंबल्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड का मैं बता रही हूँ, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो इनका सिंबल हो गया हाइड्रोजन क्लोरीन। सो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, देन यू हैव टू राइट द वैलेंसी +1 -1, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप इज टू राइट द वैलेंसी। फर्स्ट यू हैव टू राइट द सिंबल्स, then you have to write the valencies of both the elements, and then you have to cross multiply it. Cross multiply का मतलब क्या हो गया? The valency of hydrogen will come under chlorine and the valency of fluorine will come under hydrogen. अब दोनों की 1-1 valency है, तो it can be represented as HCl, क्योंकि 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो it will represent कि 1 ही है, यानी 1 atom of hydrogen, 1 atom of chlorine. So this is the formula of hydrogen chloride. Now let's take another example, aluminium oxide. सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमारे को? सिंबल लिखना है। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल स्मॉल एंड देन O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, इसकी होती है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, एंड इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे, तो इट विल बिकम Al2O3। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैं सर्कल कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो तीनों स्टेप समझ में आ गए आपको? सबसे पहले हमारे को सिंबल्स लिखनी है, वैलेंसीज लिखनी है, एंड देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैलेंसीज मेंशन करते हैं 2 एटम की क्रॉस करके, तो आपको तब इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इनका जो चार्ज है वो रिप्रेजेंट नहीं करना होता, ठीक है। देन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का सिंबल होता है NH4, सल्फेट का होता है SO4, ठीक है। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन मैंने आपको पीछे बताया, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इनका जो इसमें 5 एटम्स हैं इस आयन के अंदर, और इसके अंदर भी 5 एटम्स हैं, तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ठीक है। तो एटॉमिसिटी इससे हम मालूम करते हैं। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर +1 का चार्ज, इसके ऊपर -2 का चार्ज, ओके, +1 -2। अब इसे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है तो हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके चार्ज लिखेंगे, ठीक है। सल्फेट का चार्ज क्योंकि अमोनियम के नीचे आ रहा है 2, यहाँ पर 2 है ना, और सल्फेट का तो 1 है, तो हमारे को कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो NH4 होल ट्वाइस SO4, ओके। देन कम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो जब पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं तो हमें ब्रैकेट के बाहर दिखाना पड़ता है, क्योंकि आयन जो है ये कंप्लीट अमोनियम है, NH4, तो आप खाली आप ऐसे लिखकर NH4 करके यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते, तो ये 42 नहीं करना हमारे को यहाँ पर, तो आप हमेशा ब्रैकेट के बाहर ये लिखेंगे, ओके। देन नेक्स्ट कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका मैं बता रही हूँ, यहाँ पर सिंबल लिखेंगे, पहले कैल्शियम देन OH, ओके। सो कैल्शियम का जो वैलेंसी होती है दैट इज +2, इसकी -1, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैल्शियम की वैलेंसी OH के नीचे आ गई, OH की वैलेंसी कैल्शियम की। अब OH की वैलेंसी क्या है 1 और कैल्शियम की वैलेंसी क्या है 2, तो CaOH, फिर ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि दिस इज द कंबाइंड आयन, आप खाली यहाँ पर 2 नहीं लिख देंगे, H के नीचे 2 नहीं लिखेंगे, आपको कंबाइन लेना पड़ेगा, तो इट विल बिकम CaOH होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। नाउ लेट्स कम टू मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले सिंबल लिखना है हमारे को, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, फॉस्फेट का सिंबल PO4, ठीक है। मैग्नीशियम
+2, फॉस्फेट की -3। देखिए मेरे को तो लर्न है, मेरे को तो याद है, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लर्न हो जाएगी। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो मैग्नीशियम के नीचे फॉस्फेट की वैलेंसी और फॉस्फेट के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी, तो इट विल बी MgPO4। ठीक है, मैग्नीशियम की +2 है तो फॉस्फेट के बाहर आ जाएगी 2, और फॉस्फेट की 3 है तो मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगा 3, तो इट विल बिकम Mg3PO4। अब देखिए PO4 तो फॉर्मूले में इंक्लूडेड है इस आयन के, तो ये तो हम एज इट इज लिखेंगे ही लिखेंगे, बट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे 2। ओके, सो दिस इज हाउ द वैलेंसी इज फॉर्म। आई होप आपको इसका ये समझ में आ गया होगा। ये भी मैं जरा यहाँ पर सर्कल कर दूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का सिंबल C। अब टेट्राक्लोराइड हमें पता चल रहा है कि 4 क्लोरीन है, बट हमारे को अपने आप नहीं, पहले आप फॉर्मूला फ्रेम करिए क्लोरीन। ठीक है, तो इसका हो गया CCl4। तो फॉर्मूला होता है, पर आया कैसे ये देखिए, कार्बन की वैलेंसी +4, क्लोरीन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए CCl4। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे और इसका फॉर्मूला फ्रेम हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द वैलेंसीज एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। पहले आपको सिंबल्स लिखने हैं, फिर उनकी वैलेंसी उनके नीचे लिखनी है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कार्बन टेट्रा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ये वैलेंसीज और फॉर्मूला क्लियर होते चले जाएंगे। बहुत इजी होता है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद तो आप डायरेक्टली बिना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करे भी कर सकते हैं। ये वैलेंसीज हमारे को इसीलिए बेसिकली लर्न करनी पड़ती है क्योंकि फॉर्मूला फ्रेमिंग होगी और 10th में आके आपको बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन सीखनी पड़ेगी, केमिकल इक्वेशन सीखनी पड़ेगी, तब आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो ये अपना जो बेस है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा 9th में, ताकि 10th में जाते ही, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका जो बैलेंसिंग का है वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेस आपका 9th में यहाँ से बनेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका 10th में बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यू शुड नो द वैलेंसीज, सिंबल्स एंड हाउ टू फ्रेम द फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं अपनी वीडियो यहीं पर अब ओवर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगी। आई होप आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आप इनको अपने नोट्स बनाकर फ्रेम करके रखिएगा। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, क्विकली जल्दी से पहले लाइक करिए और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और कोई भी क्वायरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को भेज सकते हैं। आई विल गो थ्रू इट एंड गिव यू द रिप्लाई। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।